दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 अक्टूबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता रखने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। जी हाँ, अगर आपके पास भी कोई फ्री गिफ्ट का मैसेज आया है तो फिर आप भी सावधान हो जाएं। इन दिनों ऑनलाइन फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आपको सतर्क रहना है कि कहीं कोई मैसेज या फिर कोई अनजान लिंक आपके जीवन भर की कमाई गायब न कर दें। आपको बता दूं कि इस समय हैकर्स फिशिंग अटैक के जरिए लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट करते हुए ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है। सीबीआई ने बताया है कि उनके पास कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें फ्री गिफ्ट का लालच देकर लोगों के साथ ठगी की जा रही है। अगर आपके पास भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मुफ्त गिफ्ट के मैसेज आ रहे हैं तो फिर आप इस तरह के मैसेज को इग्नोर करें, इस पर ध्यान ना दें। इस तरह के मैसेज से आप ठगी का शिकार बन सकते हैं। इसके अलावा बैंक ने यह भी जानकारी दी है कि हम किसी भी ग्राहक से उसका अकाउंट नंबर, पर्सनल डिटेल्स, सीवीवी पिन, ओटीपी जैसे डिटेल्स नहीं मांगते हैं। अगर आपसे कोई भी इस तरह की डिटेल्स मांग रहा है तो फिर आप सावधान हो जाएं। इसके अलावा किसी के भी साथ अपनी पर्सनल डिटेल्स को ना शेयर करें, यानी कि अपना पर्सनल डिटेल्स को दूसरे के साथ ना बांटें। इन दिनों फिशिंग के जरिए हैकर्स बैंक डिटेल्स ले लेते हैं और उसके बाद में लोगों के अकाउंट को खाली कर देते हैं। इसके अलावा ग्राहकों को लुभाने के लिए हैकर्स या फिर ठगी करने वाले लोग आपके मोबाइल नंबर पर तरह तरह के मैसेज भेजते हैं। ये मैसेज इतने आकर्षित और लुभाने वाले होते हैं कि आसानी से कोई भी ग्राहक इनकी जाल में फंस सकता है। दोस्तों बिहार के रेल यात्रियों को छठ व्रत और दीपावली से पहले बड़ी राहत मिली है। जहां कोविड काल में लगभग 1.5 साल के अंतराल के बाद पहली बार रेलवे ने स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनों में अनारक्षित टिकट यानी कि जनरल टिकट पर सफर करने की अनुमति दे दी है। हालांकि यह अनुमति सभी कोच और सभी ट्रेनों के लिए लागू नहीं है। रेलवे की ओर से उन ट्रेनों और उन कोच की सूची जारी की गई है जिसमें अब रेल यात्री सामान्य टिकट लेकर बिना रिजर्वेशन की भी यात्रा कर सकते हैं। दरअसल पर्वों को लेकर लंबी दूरी के साथ ही सूबे के दूसरे शहरों से आने वाले ट्रेनों में भारी भीड़ होने लगी है। इसे देखते हुए पूर्व मध्य रेल क्षेत्र में चलने वाली 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के साधारण श्रेणी के आरक्षित कुछ डिब्बों को हटाकर अनारक्षित कोच के रूप में चलने का निर्णय लिया है। दोस्तों 3 साल बाद बिहार लौटे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव अपने पहले वाले सियासी अंदाज में लौट चुके हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने पटना पहुंचने से पहले दिल्ली में बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास के खिलाफ टिप्पणी से कर दी थी। मंगलवार को लालू प्रसाद यादव ने सुबह सुबह ट्वीट करके केंद्र, राज्य और कांग्रेस पर हमला बोला है। जहां लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि देश की जनता विकल्प चाहती है और इसमें सबसे ज्यादा आगे कांग्रेस पार्टी की भूमिका होनी चाहिए। कांग्रेस की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के विषय में जो लोग बोलते हैं किसी ने कांग्रेस पार्टी की हमसे ज्यादा मदद की है क्या? जी हां, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार को लपेटा है। जी हां, उन्होंने कहा है कि देश में अब घी से महंगा तेल बिकेगा। दोस्तों सीवान में जहरीली शराब का तांडव तीसरे दिन भी जारी रहा। जहां गुटनी प्रखंड के बेलोड़ी गांव में रविवार की रात 3 लोगों की शराब पीने से जान चली गई थी। जहां अब इसी गांव में 3 और लोगों की तबीयत खराब होने की बात सामने आ रही है। जहां इनमें से एक व्यक्ति की जान चली गई है। बगल के गांव बेलोर के भी एक शख्स की जान चली गई है शराब पीने की वजह से। जहां मृतकों के परिजन लगातार ही शराब पीने की बात कह रहे हैं। बीमार होने वाले लोगों में से एक ने बताया है कि उन्होंने शराब पी थी। हालांकि प्रशासन अभी इसको लेकर रिपोर्ट नहीं दी है। जी हां, डीएम और एसपी का साफ तौर पर कहना है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत और लोगों की बीमार होने की वजह स्पष्ट होगी। जहां आपको बता दूं कि परसों देर शाम हुई 4 लोगों की मौत के बाद गांव के 3 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। जहां इसमें एक पीड़ित की आंख की रोशनी चली गई है। पीड़ित समारोह राम का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं रात में ही विनोद यादव को गंभीर हालात में सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जहां इनकी आंख की रोशनी चली गई है।
दोस्तों, यदि आप किसान हैं और अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत खुद का रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार दीपावली से पहले किसानों को 12,000 रुपए भेज रही है। यह चर्चा है कि केंद्र सरकार किसानों को दिए जाने वाले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को दोगुना करने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर किसानों को सालाना 6,000 रुपए की जगह 12,000 रुपए मिलेंगे। अगर रिपोर्ट सच होती है तो इनकी 2,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए हो जाएगी। माना जा रहा है कि दीपावली 2021 तक मोदी सरकार इसका ऐलान कर सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि दोगुनी इसलिए भी होने की अटकलें तेज हो गई है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही बिहार के कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने दिल्ली आकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि दोगुना होने की बात मीडिया से कही थी। जहां उन्होंने कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि दोगुने होने जा रही है और इसके लिए केंद्र ने पूरी तैयारी कर ली है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी को 10वीं किस्त जल्द ही मिल सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने योजना के तहत 10वीं किस्त जारी करने की तारीख तय कर दी है। किस्त ट्रांसफर करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि किसानों को 10वीं किस्त 15 दिसंबर को मिलेगी। हालांकि ये रिपोर्ट्स फाइनल नहीं है। दोस्तों, बिहार के प्राथमिक विद्यालयों के मध्याह्न भोजन योजना के चूल्हे जल्द जलने वाले हैं। जहां उस पर पहले की तरह ही मेनू के हिसाब से बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन पकेगा। जब बच्चों को गर्मा गर्म भोजन फिर से परोसे जाएंगे। मध्याह्न भोजन योजना के दायरे में बिहार के प्राथमिक विद्यालय के 1वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक बच्चे हैं। जहां ऐसे में विद्यालयों की संख्या तकरीबन 72,000 है। इनमें तकरीबन 29,000 मध्य विद्यालय एवं 43,000 प्राथमिक विद्यालय हैं। जहां प्राथमिक विद्यालयों में 1वीं से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। इससे अलग मध्य विद्यालयों में 1वीं से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। इन स्कूलों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन पकाने के लिए रसोइये हैं। यह मेनू के हिसाब से प्रत्येक कार्य दिवस को बच्चों को पका पकाया गर्मा गर्म भोजन परोसने की व्यवस्था है। यह व्यवस्था कोरोना काल में ठप पड़ गई थी, ताकि बच्चों को कोरोना से बचाया जा सके। बच्चों के बचाव को लेकर लॉकडाउन के पहले से ही स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध तरीके से स्कूल खुले भी तो कोरोना बचाव को लेकर ही सतर्कता के माध्यम से मध्याह्न भोजन योजना के चूल्हे स्कूलों में नहीं जलाए गए। लेकिन अब फिर से पहले की तरह ही बच्चों को पका पकाया हुआ गर्मा गर्म भोजन परोसने पर विचार चल रहा है। यह शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सोमवार को रसोइया संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल को बताया है कि सरकार 15 नवंबर से विद्यालय में भोजन पकवाने की बात सोच रही है। 2 बड़ी लूट से बिहार में हरकंप मच गया है। बदमाशों ने राजधानी पटना में दिन दहाड़े 50 लाख रुपए लूट लिए हैं। जहां घर से बैंक में पैसे जमा कराने जा रहे तेल कारोबारी आशुतोष कुमार उर्फ मनोज शाह की कनपट्टी पर रिवॉल्वर सटाकर 50 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया और लूटकर फरार हो गए। विरोध करने पर बदमाशों ने कारोबारी पर फायरिंग भी की। जहां गोली मिस होने से कारोबारी और उसका सहायक बाल बाल बच गए। पटना में लूट की बड़ी वारदात को बदमाशों ने अदमकुआं थाना क्षेत्र के 0 माइल के पास अंजाम दिया है। बदमाश 2 बाइक पर सवार होकर आए हुए थे। दोस्तों, कोरोना संक्रमण और बाढ़ को लेकर इस बार बिहार में पंचायत चुनाव देरी से हो रहे हैं। पंचायत चुनाव में यहां वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के अलावा ग्राम कचहरी के सरपंच और पंच के लिए चुनाव होते हैं। ये चुनाव कई चरणों में 12 दिसंबर तक होगा। यह चुनाव में धन बल और हिंसा में हो रही बढ़ोतरी के बीच बिहार में एक तथ्य ये भी उभर कर सामने आया है कि युवाओं और महिलाओं की इसमें भागीदारी बढ़ी है और बढ़ती जा रही है। ये बात गौर करने लायक है कि 2001 में बिहार में पंचायत चुनाव इलेक्टोरल एम्पावरमेंट के रूप में साबित हुआ था। जहां साल 2006 में पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्राविधान किया गया। उस समय बिहार ऐसा पहला राज्य था जिसने महिला प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण की दिशा में ऐसा मजबूत कदम उठाया, जिसका नतीजा आज हमें देखने को मिल रहा है कि इन पंचायत चुनाव में आरक्षित पदों के साथ साथ अनारक्षित पदों पर भी पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा नामांकन कर रही है। साथ ही स्थानीय स्तर पर राजनीतिक सामाजिक भागीदारी प्रतिष्ठात्मक और रूढ़िवादी समाज में लीक से हटकर विकास के नए नए आयाम लिख रही है। जहां अनेक संबंधित शोध रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि बिहार में पंचायतों में पिछड़े वर्गों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व से उस समुदाय और समाज के प्रति उनका जवाबदेही और कल्याणकारी नीतियों को लागू करने में मदद मिली है। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मजबूत स्थानीय निकाय और महिलाओं के प्रतिनिधित्व से बिहार में निचले स्तर पर नीतियां, स्वास्थ्य, समग्र विकास और जागरूकता में पहले से सुधार देखा गया है।
दोस्तों राजधानी पटना में डेंगू के मामले में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जहां डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां पटना का शायद ही कोई ऐसा इलाका है जहां डेंगू के नए मरीज नहीं मिल रहे हैं। मंगलवार को डेंगू के 24 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 11 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। ये सभी मरीज पटना के ही बताए जा रहे हैं। इसी के साथ पटना में अब डेंगू के मरीजों की संख्या 104 हो गई है। पटना में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए नगर निगम को संबंधित इलाकों में साफ सफाई कराने और फिर नियमित रूप से फॉगिंग कराने का भी निर्देश दिया गया है। आम लोगों से अपील की जा रही है कि वे डेंगू को लेकर सतर्कता बरतें और अपने आसपास सफाई भी रखें। इधर पटना जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रैपिड किट से डेंगू जांच की सुविधा मुफ्त में बहाल की गई है। जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक प्रभारी रोगी कल्याण समिति के फंड से जरूरत के अनुसार किट खरीद सकते हैं। फिलहाल हर पीएचसी को 100 रैपिड किट खरीदने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों पटना को जल्द ही एक और बड़ा बस स्टैंड मिलने वाला है। इसके बनने के साथ ही पटना में लंबी दूरी की बसों के लिए 3 बस स्टैंड हो जाएंगे। जहां हाल के दिनों में पटना गया बाईपास रोड में 0 माइल रामचक बेरिया के पास पाटलिपुत्र अंतर्राज्यीय बस स्टैंड को शुरू किया गया है। इस बस स्टैंड में अब एक साथ 700 से अधिक बसें खड़ी हो सकेगी। फिर भी छोटे पर रहे बस स्टैंड को विस्तार देने के लिए सरकार की ओर से 17 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके बाद पूरे बस पड़ाव को एक ही बाउंड्री के अंदर करके प्लेटफॉर्म बनाने का काम शुरू किया जाएगा। आपको बता दूं कि मीठापुर बस स्टैंड को पूरी तरीके से बंद करते हुए इसको नए बस पड़ाव परिसर में शिफ्ट किया गया है। दोस्तों सियासी जद्दोजहद के बाद ही सही, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में भी छठ मनाई जा सकेगी, जिससे दिल्ली में रह रहे यूपी और बिहार के लोगों को खुशी होगी। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA की बैठक में छठ मनाने की अनुमति दिए जाने के संकेत हैं। हालांकि यह अनुमति सशर्त होगी और कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। 8वीं तक के स्कूल खोलने की मंजूरी भी दी जा सकती है। आपको बता दो कि रामलीला और दुर्गा पूजा की अनुमति मिलने के बाद से ही छठ पर्व मनाने की अनुमति के लिए भी दिल्ली और केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ गया है। तीनों ही राजनीतिक दल छठ के लिए अनुमति दिए जाने की वकालत कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास के पास प्रदर्शन तक कर चुके हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद उपराज्यपाल को छठ पर्व मनाने की छूट देने के लिए पत्र लिख चुके हैं। इसी को देखते हुए बुधवार को DDMA की बैठक बुलाई गई। दोस्तों बिहार के 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों के 2,56,896 शिक्षकों को दीपावली से पहले वेतन मिलेगा। शिक्षा विभाग पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों को वेतन देने की तैयारी में है। जब बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से शिक्षकों के वेतन पर खर्च होने वाली राशि की जानकारी 2 दिनों में देने को कहा है। इससे पहले समग्र शिक्षा योजना के तहत कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए पहले ही राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के मधुबनी, पूर्णिया, नालंदा सहित 17 जिलों में बहुत जल्द ड्राइविंग टेस्टिंग टेस्ट बनाया जाएगा। इसको लेकर परिवहन विभाग ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। खबर के अनुसार इन जिलों में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक्स बनाने के लिए जमीन भी चिन्हित कर लिया गया है। इसी जमीन का ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाया जाएगा और जिले के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस से पहले इस ट्रैक पर गाड़ी चलानी होगी और इसमें पास होना होगा। आपको बता दूं कि बिहार के मधुबनी, पूर्णिया, नालंदा, कटिहार, कैमूर, किशनगंज, सीतामढ़ी, दरभंगा, जहानाबाद, नवादा, मोतिहारी, सारण, बांका, बेतिया, भागलपुर, भोजपुर, मधेपुरा में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक निर्माण के लिए जमीन चिन्हित किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इन जिलों में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक निर्माण के लिए जिला अनुसार 50 से 75 लाख रुपए की राशि स्वीकृति दे दी गई है। आपको पहले भी केडीबी लैब के माध्यम से इसी के बारे में बताया गया था। इस धनराशि के द्वारा इन जिलों में चिन्हित किए गए जमीन पर बहुत जल्द ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाया जाएगा। दोस्तों दिल टूटने पर, ब्रेकअप होने पर, कोई भी बुरी खबर सुनने पर या फिर अचानक किसी तरीके का सदमा लगने पर लोग सीने पर हाथ क्यों रख लेते हैं? क्या आपको पता है? नहीं पता है तो चलिए हम आपको इसके पीछे का विज्ञान बताने जा रहे हैं। जी अब सामने आ गया है इसके पीछे का विज्ञान। जी एक रिसर्च के मुताबिक अचानक कोई बुरी खबर या फिर ऐसा हादसा हो जाए जिसके लिए इंसान पहले से तैयार ना हो
तो वह ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का शिकार हो सकता है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, वैज्ञानिकों ने इसका भी पता लगा लिया है। जहां अचानक सदमा लगने पर सीने में होने वाले तेज दर्द हार्ट अटैक जैसा ही लगता है और दिल को नुकसान भी पहुंचता है। आमतौर पर हार्ट अटैक होता है तो फिर उसकी वजह यह होती है कि दिल को खून पंप करने वाली नसें ब्लॉक हो जाती है, उनमें कैल्शियम या फैट जम जाता है और खून की सप्लाई दिल तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम में ऐसा होना जरूरी नहीं है। जहां किसी सदमे या तेज एक्सीडेंट या फिर डर की स्थिति में दिल की नसों पर अचानक जोर पड़ता है जिससे वे बहुत कमजोर हो जाती है। जब ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम को ताकत सुबह सिंड्रोम भी कहा जाता है। यह बीमारी 1990 के दशक में जापान में पहचान में आई थी। जापान में इसे ताकत सुबो कार्डियोमायोपैथी के नाम से जाना जाता है। रिसर्च के मुताबिक ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के ज्यादातर मामले महिलाओं में देखने को मिलते हैं। तो सवाल यह भी बनता है कि क्या महिलाओं का दिल सबसे ज्यादा कमजोर है? तो असल में ऐसा नहीं है। हालांकि रिसर्च के मुताबिक 80 से 90% मामलों में 50 साल से 70 साल के बीच की महिलाएं इसके शिकार होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी वजह यह है कि मेनोपॉज के दौरान महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है। यह कमी महिलाओं के लिए इस बीमारी का खतरा बढ़ा देती है। दोस्तों, ज्यादातर लोग सुबह उठकर चाय पीना पसंद करते हैं। हम देखते हैं कि किसी के घर आने या फिर किसी के घर जाने पर चाय के लिए जरूरी पूछा जाता है। लिहाजा चाय पत्ती की बढ़ती मांग की वजह से मिलावट का व्यापार भी शुरू हो चुका है। हेल्थ एक्सपर्ट मानते हैं कि मिलावटी चाय पत्ती हमारे सेहत को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रही है। जब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI सोशल मीडिया पर लोगों को मिलावटी चीजों के बारे में जागरूक करता है। इस बार उन्होंने मिलावटी चाय पत्ती के बारे में बताया है। यह मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मानो तो चाय की पत्ती में मिलावट कई तरह की जा रही है। इसमें पुरानी या फिर उपयोग की हुई चाय की पत्ती को दोबारा सूखा करके पैक करके बाजार में बेचा जाता है। इसके पहले उस चाय पत्ती में कलर भी मिलाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। हेल्थ एक्सपर्ट की मानो तो लिवर डिसऑर्डर और सेहत से जुड़ी कई दूसरी समस्याएं चाय की वजह से आने लगती है। दोस्तों, बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए अब महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। 30 अक्टूबर को तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर वोटिंग होने वाली है। मतदान से पहले बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सोमवार को तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनावी प्रचार करने पहुंचे। प्रचार के बाद पटना लौटते ही नीतीश कुमार ने लालू यादव को लेकर तल्ख टिप्पणी कर दी। जहां उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वह लालू प्रसाद यादव का कोई नोटिस ही नहीं लेते हैं और न ही ऐसे लोगों को वैल्यू देते हैं। जब पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे से बाहर निकलते समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बात की। जहां सीएम नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव में जीत का दावा करने में लोगों का क्या जाता है। ये लोग अंदर यानी कि जेल में रहते हैं तब बतियाते हैं, बाहर रहता है तब भी बतियाता है। हमको इन लोगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। हम जानते हैं कि जब ये राज करते हैं तो क्या करते हैं। बोलने का अपना है, बोलते रहना है। जिसको जो मर्जी बोलता रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देती। लालू प्रसाद यादव को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि हम तो नोटिस ही नहीं लेते हैं। इन लोगों का तो काम ही है कुछ कुछ बोलते रहना, काम तो कभी करना नहीं है। काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ जुबान से बोलते रहना है। तो ऐसे लोगों की बात पर हम कभी भी वैल्यू नहीं देते हैं। दोस्तों, करवा चौथ से जुड़े विज्ञापन पर बवाल होने पर डाबर ने इसे वापस ले लिया है। जहां कंपनी ने 25 अक्टूबर को बयान जारी करके विज्ञापन वापस लेने की जानकारी दी है। डाबर ने लोगों की भावनाएं आहत होने पर लोगों से माफी मांगी है। डाबर ने कहा है कि डाबर फेम के करवा चौथ कैंपेन को हमने हर सोशल मीडिया हैंडल से वापस ले लिया है। हम लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए बिना किसी शर्त से माफी मांगते हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने डाबर के विज्ञापन पर सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि RSS से जुड़ी पत्रिका पंचनीय ने भी विज्ञापन को लेकर एक पोल किया। इस पोल में सवाल है कि करवा चौथ के परंपरागत रूप को विकृत करते डाबर के विवादित विज्ञापन का कारण क्या है। वोटिंग में हिस्सा लेने वालों को 2 विकल्प दिए गए हैं। आपको बता दें कि डाबर के फेयरनेस प्रोडक्ट फेम से जुड़े इस विज्ञापन में 2 लड़कियों के समलैंगिक जोड़े को करवा चौथ करते दिखाया गया था। इस विज्ञापन के बाद कुछ लोग डाबर कंपनी पर हिंदुओं के त्योहारों को जानबूझकर निशाना बनाने के आरोप लगा रहे थे। सोशल मीडिया पर डाबर का बाइकआउट तक करने की मांग उठने लगी थी। कुछ यूजर्स का कहना था कि इस विज्ञापन में प्रगतिशीलता का संदेश देने की तो कोशिश हुई है, लेकिन एक फेयरनेस उत्पाद को बढ़ावा देना अपने आप में नस्लवाद और रंग भेद को बढ़ावा देना है। इन दोनों वजहों से डाबर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गया था।
दोस्तों, भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बॉलीवुड फिल्म मेकर को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्हें देश में रहना है तो सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। आपको बता दें कि सोमवार को भक्ति आखड़ा के कुछ लोगों ने प्रज्ञा ठाकुर के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और प्रकाश झा की आगामी वेब सीरीज आश्रम 3 के खिलाफ एक मेमोरेंडम सौंपा। इसके बाद प्रेस से बात करते हुए प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि अब कोई भी फिल्म बनने से पहले हम लोग उसकी स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तभी वह बनेगी। प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोग उन्हें घेर रहे हैं, जिनमें कुमार विश्वास भी शामिल है। कवि कुमार विश्वास ने प्रज्ञा ठाकुर का वीडियो शेयर करते हुए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट में लिखा है कि हम लोग पढ़ेंगे, कौन हम लोग। कुमार विश्वास ने अपने इस ट्वीट में हैरान होने वाला एक इमोजी भी शेयर किया है। पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने भी प्रज्ञा ठाकुर के बयान के लिए उन्हें आड़े हाथों लिया, जहां उन्होंने ट्वीट किया और लिखा है कि अब आगे से कोई भी फिल्म बनेगी तो फिर उससे पहले प्रज्ञा ठाकुर स्क्रिप्ट पढ़ेगी, फिर फिल्म देखेंगी, उसके बाद इनकी अनुमति से ही फिल्म रिलीज होगी। इसके लिए कानून बनाया जाएगा। दोस्तों, भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के समर्थन में उतरी हैं। जहां टीम इंडिया को रविवार को दुबई में T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। जब मैच के बाद भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचनाएं हुई है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। जब टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 151 रन बनाए। फिर पाकिस्तानी ओपनर्स मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम ने नाबाद अर्धशतक जमाते हुए 17 ओवर में मैच खत्म कर दिया, यानी कि 17.5 ओवर में मैच खत्म कर दिया। जब पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। मोहम्मद शमी सबसे महंगे भारतीय तेज गेंदबाज रहे। भारत की शर्मनाक हार के बाद शमी की जमकर आलोचना हुई। जब महान बल्लेबाज ने शमी के लिए अपना समर्थन जाहिर किया है। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया है कि जब हम भारतीय टीम का समर्थन करते हैं, हम प्रत्येक व्यक्ति का समर्थन करते हैं जो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करता है। मोहम्मद शमी समर्थित और विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं। किसी अन्य खिलाड़ी की तरह उसका भी दिन अच्छा नहीं था। मैं शमी और भारतीय टीम के साथ खड़ा हूं। सचिन तेंदुलकर के अलावा कई पूर्व और सक्रिय भारतीय क्रिकेटरों ने मोहम्मद शमी का बचाव किया है। जब पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया है कि मोहम्मद शमी पर ऑनलाइन हमला हैरानी भरी है और हम उनके साथ खड़े हैं। वे चैंपियन हैं और जिसने भी भारतीय कैप पहनी है उसके दिल में भारत बहुत ज्यादा बसता है। हरभजन सिंह ने भी ट्वीट किया और कहा है कि हम आपसे प्यार करते हैं मोहम्मद शमी। युजवेंद्र चहल ने ट्वीट किया और कहा है कि हमें आप पर बहुत गर्व है शमी भैया। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश में जो कोयला संकट सामने आया था वह काफी हद तक काबू में आ गया है। बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति लगातार बढ़ रही है और कोयले की कमी से किसी भी हिस्से में बिजली संकट की आशंका नहीं है। लेकिन अगर राज्यों ने समय पर कोयले की कीमत का भुगतान नहीं किया तो फिर कोयले संकट फिर से पैदा हो सकता है। यह बात हम नहीं बल्कि बिजली मंत्री RK सिंह ने मौजूदा संकट को सामने रखते हुए कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्यों की बिजली वितरण कंपनियां को भी बिजली संयंत्र को बकाया राशि का भुगतान करना होगा, क्योंकि देश में बिजली मुफ्त में नहीं दी जा सकती है। बिजली मंत्री ने कोयला संकट को जरूरत से ज्यादा तुल देने के लिए कुछ राज्यों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि कुछ राज्यों ने जानबूझकर कोयला संकट को एक बड़े मुद्दे के तौर पर प्रचारित किया, लेकिन वैसा स्थिति नहीं थी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित डासना मंदिर के संत नरसिंहानंद सरस्वती ने योगी आदित्यनाथ के आवास पर आमरण अनशन करने का फैसला किया है। जूना आखड़ा के महामंडलेश्वर नरसिंहानंद सरस्वती ने सोमवार को पुलिस द्वारा गुंडा एक्ट लगाने के विरोध में ऑनलाइन प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर आमरण अनशन करने की घोषणा की है। जय नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा है कि हम पिछले 20 सालों से योगी आदित्यनाथ के साथ हैं और आगे भी समर्थन करते रहेंगे। राजनीति से पुलिस हम पर गुंडा एक्ट लगाना चाहती है। उनका आरोप है कि पुलिस उनकी हत्या कराना चाहती है, जिसके लिए उसे मोटी रकम मिली है। 40 से अधिक पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में कोई मंदिर परिसर में घुसकर हत्या का प्रयास करके चला जाता है, लेकिन उसका सुराग पुलिस नहीं लगा सकी है। वहीं पूजा करने या फिर अन्य किसी कार्य के लिए जो हिंदू आते हैं उनको पुलिस घुसने नहीं देती है। इसका विरोध मैं करता हूं, जिसके कारण पुलिस मुझ पर गुंडा एक्ट लगाना चाहती है।
दोस्तों, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि कोई राम को मानता है, कोई रहीम को। हमारी आस्था फूलन देवी में है। जी हाँ, मांगने से सिर्फ भीख मिल सकती है, अधिकार नहीं। पार्टी निषाद समाज सहित अति पिछड़ों और वंचितों को याचक नहीं शासक बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। 25 जुलाई को उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में फूलन देवी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित और मालार्पण को उनकी 20वीं पुण्यतिथि पर भेजा था। उत्तर प्रदेश की सरकार प्रतिमाओं को लगाने से रोक दिया। उनकी 50,000 मूर्ति, 5 लाख लॉकेट और 10 लाख कैलेंडर गांव-गांव में बंटवाएंगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक रिक्शा चालक ने दावा किया है कि उसे आयकर विभाग से लगभग 3.5 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। 3.5 करोड़ का नोटिस मिलने के बाद रिक्शा चालक ने पुलिस से संपर्क किया। जहां भागलपुर क्षेत्र की अमर कॉलोनी के प्रताप सिंह ने राजमार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है और ठगे जाने का दावा किया है। उसे आयकर विभाग से नोटिस मिला है 3.5 करोड़ का। थाना प्रभारी अनुज कुमार ने कहा है कि प्रताप सिंह की शिकायत के आधार पर कोई मामला तो दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस इस विषय पर जरूर गौर करेगी। इस बीच प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर अपनी ये कहानी बताई है। दोस्तों, पश्चिमी चंपारण जिले से एक शर्मनाक खबर सामने आई है। जहां पश्चिमी चंपारण जिले में घर में ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक की करतूत सामने आई है। जहां नाबालिग छात्र को बहला फुसलाकर शिक्षक उसे अपने साथ लेकर फरार हो गया है। जब पीड़िता के पिता को इसकी जानकारी हुई, वे आरोपी शिक्षक के घर पर पहुंच गए, लेकिन वहां उनके साथ शिक्षक के घर के लोगों ने बदसलूकी की और मारपीट की धमकी देने लगी, जिसके बाद पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया है। केस दर्ज होते ही पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गए हैं। जहां अब तक ना तो शिक्षक का पता चल सका है और ना ही छात्र का। घर के लोग काफी परेशान हैं और पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं। परिवार के सदस्यों ने यह कभी नहीं सोचा था कि बेटी को पढ़ाने वाला शिक्षक इस तरह की हरकतें करेगा। जब परिवार वाले शिक्षक पर पूरा विश्वास करते थे, उन्हें नहीं मालूम था कि शिक्षक उनके साथ विश्वासघात करेगा। मामला पश्चिमी चंपारण के नवलपुर का है, जहां एक आशिक मिजाज के शिक्षक की करतूत सामने आई है। ट्यूशन पढ़ाने के दौरान लड़की को बहला फुसला कर वह फरार हो गया है। मामला सामने आने के बाद परिजन तो हैरान ही है, साथ ही साथ इलाके के लोग भी सख्ते में हैं। मामले में छात्रा के पिता ने थाने में शादी की नियत से अगवा करने के आरोप लगाया है। जहां आरोपी शिक्षक जेपी मुखिया समेत अन्य 3 के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया है। दोस्तों, देश भर से आए किसान पिछले 11 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। जहां प्रदर्शनकारी किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। इसी बीच किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा बन चुके हैं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम किसानों से आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं देने की अपील करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि SKM आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का विरोध करेगी। जब बीते दिनों पुलिस हिरासत में मृत पाए गए सफाई कर्मचारी अरुण नरवणे के परिवार से मुलाकात करने आगरा पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि हम आगामी विधानसभा चुनाव में किसानों से भाजपा को वोट नहीं देने का आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का विरोध भी करेगा। जहां किसान नेता राकेश टिकैत ने यह साफ साफ कह दिया है कि विधानसभा चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि हम आगामी विधानसभा चुनाव में ना तो अपने उम्मीदवार उतारेंगे और ना ही किसी राजनीतिक दल का समर्थन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि मामला सुलझ नहीं जाता। उन्होंने यह भी कहा है कि हम केंद्र सरकार से बात करने के लिए भी तैयार हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के अंतिम दौर में अब सियासत ने विवादित बयानों की ओर रुख कर दिया है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है, जिससे हंगामा मच गया है। जहां मंच से सभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छुट्टे सांड हो गए हैं। इनको नकेल कसना जरूरी है और नकेल कसने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार राज नारायण सिंह को अपना वोट देकर इन पर नकेल कसना है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपावली छठ पर अगर आप बिहार आ रहे हैं तो फिर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। इसको लेकर बिहार सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। त्योहारों के मौके पर बिहार में कोरोना फैलने की आशंका को देखते हुए सरकार ने बिहार आने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर कोरोना जाँच करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो फिर उन्हें तुरंत क्वारंटाइन किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार आने वालों की जाँच के लिए 300 से अधिक मेडिकल टीमें
लगाई जाएगी। जहां यात्रियों द्वारा 72 घंटे पहले की RT-PCR जांच रिपोर्ट दिखाने पर उनकी जांच नहीं की जाएगी। ये नियम 20 नवंबर तक लागू रहेगा। जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि बिहार के सभी जिलों में RT-PCR जांच की सुविधा अभी उपलब्ध है। दूसरे राज्य से बिहार आने वाले लोगों के कोरोना जांच कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही साथ दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। दोस्तों, तारापुर विधानसभा के उपचुनाव के प्रचार के लिए सोमवार को तारापुर पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा है कि तारापुर में सिंचाई की बड़ी समस्या है। हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि अब हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा और ये काम हमारे इसी कार्यकाल में पूरा होगा। उन्होंने कहा है कि वोट देना तो जनता का अधिकार है, आप तो मालिक हैं, वोट दे या ना दे हम आपके लिए काम करते रहेंगे। करीब 35 मिनट के भाषण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में हर वर्ग के लोगों, खासकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए किए गए कामों को बारी बारी से गिनाया। जहां उनका विशेष फोकस महिलाओं की शिक्षा, साइकिल योजना, स्कॉलरशिप आदि पर रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विरोधी सोशल मीडिया पर कुछ से कुछ डाल करके लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उन्हें याद नहीं है 16 साल पहले का बिहार क्या था? उस 15 साल में के कार्यकाल में बिहार की हालात बद से बदतर हो गई। दोस्तों, भोपाल में रविवार को प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के हिंसक प्रदर्शन के बाद अब सरकार में बैठे मंत्रियों ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाली शूटिंग के लिए गाइडलाइंस बनाई जाएगी। जहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में होने वाली शूटिंग से पहले निर्माताओं को, प्रशासन को स्क्रिप्ट और दूसरी जानकारी देनी होगी। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में अब ऐसी किसी भी फिल्म की शूटिंग को अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें आपत्तिजनक या फिर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले सीन हो। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि नाम को लेकर हमें भी आपत्ति है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हमेशा हमारी भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य ही क्यों फिल्माते हो? अगर हिम्मत है तो दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य फिल्म कर दिखाओ। हालांकि प्रदर्शन करने वालों का बचाव करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रकाश झा को भी विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। रविवार को बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पुराने जेल परिसर में शूटिंग स्थल पर पहुंच गए थे, जहां उनकी बातचीत प्रकाश झा से चल रही थी। उसी दौरान वहां पर उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। प्रकाश झा पर स्याही फेंकी गई और उस जगह मौजूद विनिटी वैन, ट्रक और दूसरे वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। इस दौरान कम से कम 5 विनिटी वैन को नुकसान पहुंचाया गया। जहां वहीं शूटिंग में मौजूद स्टाफ को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। करीब 6 कर्मचारियों को चोट भी आई है। इसके बाद पुलिस बल वहां पर पहुंचा और हालात को काबू में किया। जहां घटना के वक्त वेब सीरीज के एक्टर बॉबी देओल भी वहीं पर मौजूद थे। दोस्तों, मोबाइल का इस्तेमाल भारत में काफी आम हो गया है। जहाँ छोटे बच्चों से लेकर बड़े और बुढ़ों तक स्मार्टफोन पहुंचा है। लेकिन स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर काफी सावधान बरतनी चाहिए, वरना आप गंभीर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। दरअसल फिशिंग ने संचार के सभी तरह के मोड में घुसपैठ कर रखी है। जहाँ ऑफिस की ईमेल से लेकर SMS और सोशल मीडिया तक फिशिंग की पहुंच है। एक नई रिपोर्ट के खुलासे के मुताबिक हर 10 में से एक मोबाइल यूजर फिशिंग लिंक पर क्लिक करता है। जहाँ हालात यह है कि फिशिंग लिंक पर ऑटोमेटिक क्लिक हो रहा है। जब फिशिंग ट्रेडर्स के आंकड़े के मुताबिक भारत समेत 90 देशों के करीब 5 लाख डिवाइस पर फिशिंग लिंक क्लिक करने को लेकर अध्ययन किया गया है। जहां क्लाउड सिक्योरिटी फॉर्म की माने तो फिशिंग लिंक को क्लिक करने वाले यूजर्स की संख्या में साल दर साल के हिसाब से 160% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जब मौजूदा वक्त में करीब 93% फिशिंग डोमेन्स को एक सिक्योर वेबसाइट से होस्ट किया जा रहा है। जहां इसमें पैडलॉक URL बार का इस्तेमाल किया जाता है। मौजूदा वक्त में 93% फिशिंग साइट HTTPS वेरिफिकेशन के साथ आ रहा है। साधारण शब्दों में कहे तो एक आम आदमी नकली और असली वेबसाइट और फ्रॉड लिंक की पहचान करना मुश्किल है। आपको बता दें कि इनकी संख्या में साल 2018 से 65% इजाफा दर्ज किया गया जा रहा है। जहां फिशिंग एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग है, जहां अटैकर्स एक धोखाधड़ी वाले मैसेज को डिजाइन करते हैं जिससे यूजर्स उस मैसेज पर क्लिक करें। इस तरह ये अटैकर्स लोगों की पर्सनल जानकारी को चोरी कर लेते हैं या फिर खतरनाक सॉफ्टवेयर की मदद को डिवाइस में इंस्टॉल करने का काम करते हैं। इससे अटैकर्स को लोगों की पर्सनल जानकारी चोरी करने में मदद मिलती है। मौजूदा वक्त में यूजर्स की जानकारी की काफी डिमांड हो गई है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये तो कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।